नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में चुनावी जंग अब पूरे शबाब पर है। रैली और जनसभाओं ने पूरे चुनावी माहौल में जान डाल दी है। मैदान में एनडीए की फुल फॉर्म टीम है। कल एनडीए अपना घोषणा पत्र भी जारी करने जा रही है। तो वहीं कल पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही आज अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सीएम रेखा गुप्ता, सीएम मोहन यादव समेत कई नेताओं ने चुनावी प्रचार किया। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार में नजर आए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 2 रैलियां की। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ये रैलियां हुई। कुल मिलाकर अब प्रचार अपने सबाब पर है। पर आज राहुल गांधी जैसे ही बिहार पहुंचे, महागठबंधन के चुनावी प्रचार में डेंट लग गया। दरअसल राहुल ने पीएम मोदी का अपमान और मजाक उड़ाने की कोशिश में कह दिया कि अगर आप मोदी से नाचने को कहेंगे तो वो नाचेंगे। अब यही बयान बिहार की जनता को चुभ गया, क्योंकि यहां मोदी का अपमान यानी बिहार की अस्मिता पर वार। राहुल गांधी के इस बयान ने महागठबंधन की और ज्यादा मुसीबत बढ़ा दी है। तो क्या है फिलहाल बिहार का चुनावी माहौल? प्रचार में कौन आगे, कौन पीछे, किसकी बढ़ रही है मुश्किलें? आज इसी पर पूरी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार तो चरम पर है, जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन महागठबंधन का प्रचार और एनडीए का प्रचार दोनों एक दूसरे से जमीनी स्तर पर कितना अलग नजर आ रहा है? देखिए, जमीनी स्तर पर जो चीजें बदल रही है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टियां राजद, कांग्रेस और मुकेश सहनी जैसी पार्टियां हैं। ये सारे लोग जो प्रचार अभियान में जा रहे हैं, इनके अपने इंटरनल रिपोर्ट बता रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये खुद के प्रयास से नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के प्रयास से थोड़ी ज्यादा बड़ी जीत देखती हुई नजर आ रही है। ये वैसे ही दिख रहा है जैसे हरियाणा में ये लोग हवा उड़ा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं हरियाणा में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। हरियाणा में हुआ क्या? इन लोगों ने केवल इंटरनल फाइटिंग के कारण चुनाव नहीं हारा, बल्कि एक वर्चस्वशाली जाति थी, और वो जाति है वहां की जाट कम्युनिटी के खिलाफ। जिस तरीके से नन जाट ओबीसी जातियां, जितनी ओबीसी की दूसरी जातियां थी, उसको लगने लगा ये जाट डोमिनेटेड पार्टी हो गई है कांग्रेस भी, और वहां अगर हम इसे जिताते हैं तो ये कोई ना कोई जाट ही सीएम होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी बात चल रही थी, पार्टी के लीडर्स भी ज्यादा जाट हैं, तो इसलिए वहां पर नन जाट ओबीसी की जातियां इकट्ठा होने लगी। अब वही स्थिति यहां दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने जो तरीके अपनाए, इनको लगने लगा यादव नाराज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पिछले कुछ समय से लग रहा था कि जब ये लोकसभा चुनाव के दौरान दिनेश प्रसाद यादव, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, अगर मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं, जो कि यादव बहुल क्षेत्र है, अगर नित्यानंद राय यादव के नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यादव भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ जा रहे हैं। 10-20% ज्यादा उन लोगों के प्रति दिखाई पड़ रहा है शिफ्टिंग। तो ऐसी स्थितियों में तेजस्वी यादव ने इस बार 53 कैंडिडेट उतार दिए यादव का, और जिस जिले में ज्यादातर यादव कैंडिडेट आरजेडी के हैं, उनके समर्थन में जो नारेबाजी शुरू हुई, दूसरी ओबीसी की जातियां और साथ ही ये जो एससी एसटी के लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में डर पैदा करने लगा कि फिर से यादव डोमिनेटेड पॉलिटिक्स बिहार में होने वाली है। तेजस्वी यादव का मतलब यादवों की वही तरीके जो कि पहले लालू प्रसाद यादव के समय में होता था, और चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, या प्रधानमंत्री मोदी हो, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के जितने नेता हो, ये सब बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि देखो, ये जंगल राज का मतलब जो ये बता रहे हैं,
वो जंगल राज का मतलब ही यही होता था, मुस्लिम और यादव का वर्चस्व राजनीति पे, वर्चस्व माफियागिरी पे, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे शहाबुद्दीन की बात हो या सुरेंद्र प्रसाद यादव की बात हो, तो उन लोगों का वर्चस्व फिर से आएगा। इसीलिए जो सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि यादव और दूसरी तरफ सवर्ण जातियां, अगर जनरल कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ हैं, अगर बनिया, वैश्य, गुप्ता ये सब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ है, तो दूसरी तरफ से इन लोगों का जो श्योर वोटर है महागठबंधन का, यादव है और फिर मुसलमान है। लेकिन इन लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा आधार बन रहा है कि ओबीसी की दूसरी जातियों का समर्थन किसे मिल रहा है, और उसी में ये पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो प्रचार आगे बढ़ रहा है उसमें राजद और कांग्रेस का ये महागठबंधन धीरे धीरे लूज करती दिखाई पड़ रही है, और परिणाम कुछ समय में सामने आएगा कि कितनी बड़ी हार इस महागठबंधन को इस बार होती मतलब है। कह सकते हैं कि महागठबंधन जितना प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर रहा है, जितनी रैलियां हो रही है, मंच साझा किया जा रहा है, उतना ही ये सारी पार्टियां एक्सपोज्ड हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन इस तरह से एक्सपोज हो रहा है। सबसे पहले तो जो ये तेजस्वी का प्रण लेकर के आए हैं, उस पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। अभी मैं देख रहा था, खुद तेजस्वी से जब पूछा गया कि आपने कहा है कि भाई हर घर को, हर परिवार को आप एक नौकरी देंगे, और एक एस्टिमेट लगा करके उनको बताया गया कि भाई तकरीबन 9 लाख करोड़ तो जाएगा सिर्फ अगर सैलरी की बात करें तो, और आपके पास 3 लाख करोड़ के लगभग का आपका स्टेट बजट है, तो वो कह रहे हैं कि हम जल्द एक लेकर के आएंगे, ब्लूप्रिंट लेकर के आएंगे। और उससे भी मजे की बात है, मुकेश सहनी ने तो एक और बात कह दी। एक पत्रकार ने पूछा तो मुकेश सहनी ने कहा कि भाई उसमें तो क्राइटेरिया लगेगा कि हर घर में जो नौकरी लेने लायक रहेगा उसी को नौकरी मिलेगा ना, मतलब आप फिल्टर कीजिएगा क्या, फिर तो हर घर को नौकरी कहाँ से मिलेगी। अब जैसे अगर वो फिल्टर लगाते हैं कि हर घर में जो मैट्रिक किए हुए रहेगा उसी को नौकरी मिलेगी, तो फिर हर घर की बात कहाँ आई। एक अनुमान ये है कि तकरीबन 15% ही लोग बिहार में ऐसे हैं जो मैट्रिक किए हुए हैं, इस तरह का अनुमान है। इसका मतलब आप देखिए इस मुद्दे पे पूरी बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं उनके पास। उनका ये कहना है कि हमको आप सत्ता सौंप दीजिए, उसके बाद हम दे देंगे नौकरी। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास, बातों को टाल रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है जो मुझे बड़ी आश्चर्य लगी, और लोग भी बिहार में आज इस चीज़ को पूछ रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हम नया कानून लाएंगे, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए नया कानून लाएंगे, नया नया जिप्सी लाएंगे, ये करेंगे, होता ना पेट्रोलिंग के लिए। अरे वो तो सेकेंडरी चीज़ है। जब 15 साल का ये लालू राबड़ी का शासनकाल था तो कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी? क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने की दहशत फैला रखा था, और आज भी वो लोग आपके पास हैं। क्या रीतलाल यादव कौन है? जो दानापुर से विधायक है, अभी जेल में बंद है, वो जेल से आता है, अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। ये सुरेंद्र यादव कौन है? ये ललित यादव कौन है? अशोक महतो की वाइफ फिर से चुनाव लड़ रही है। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब, वहां आप जाकर के देखिए आई लव मोहम्मद लगा हुआ है, लोगों को धमकाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो वहां पे है ना। तो महागठबंधन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको लोग धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये जो वायदे किए गए हैं उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, वादा ये भी किया गया है कि सरकार आएगी तो वक्फ कानून को भी रद्द कर देगी। देखिए वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है। ये तो चूंकि मुसलमानों को उनको लग रहा है डर कि ओवैसी के आने से और जन सुराज के आने से उसमें एक सेंध लग सकती है, वरना ये सबको पता है कि तो वक्फ कानून तो पार्लियामेंट ने बनाया ना भाई, आप कैसे उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा। और दूसरी बात कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दिखा दी, छोटे मोटे चेंज किए उसमें। तो ये तो कोई भी समझ सकता है कि भाई इस कानून को निरस्त करने का उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है इसलिए आप कह रहे हैं। और एक तरह से ये सारी बातें कह के मुसलमानों को भड़का करके ये इंश्योर करना है कि सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो तेजस्वी के पीछे खड़े रहें, क्योंकि इस बार उनको ऐसा लगता है कि सेंध लग सकती है, जन सुराज लगा सकता है, ओवैसी लगा सकता है, तो इससे बचने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और हुई है, मैं आपको बता दूं साथ में कि एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो ईबीसी कम्युनिटी है उसको तेजस्वी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और इसलिए बार बार ये आक्रमण कर रहे थे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये एनडीए ने एक समझदारी का काम किया है कि अब रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया है। सब लोग लगातार अब ये कह रहे हैं, जो थोड़ी सी झिझक थी ना, तो ये बहुत स्पष्ट सभी ने कह दिया। पहले अमित शाह ने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा, रविशंकर प्रसाद ने कहा, एक एक करके सबके बयान आ रहे हैं कि नीतीश तो कुमार अब वो कोई मुद्दा नहीं रहा। अब ये फंसते जा रहे हैं, जो झूठे वायदे इन्होंने किए हैं अपने घोषणा पत्र में उस पर ये फंसते जा रहे हैं, और बिहार में लोग अब इनसे लगातार सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सर एड़ी चोटी का जोड़ तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, लेकिन जनता क्या बेवकूफ बनेगी इस बार? क्या चुनावी माहौल लग रहा है? आगे क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, चुनौती तेजस्वी यादव, कांग्रेस या मुकेश सहनी, और साथ ही ये जो कम्युनिस्टों का गठबंधन है, इन लोगों के सामने आपस में ही है। कोऑर्डिनेशन
ग्राउंड पर नहीं हो पा रहा है। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जैसे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान एक प्लेयर है। चिराग पासवान थोड़ा बेहतर और जीतन राम मांझी और छोटे प्लेयर हैं। लेकिन अभी जितनी भी रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की हो, अमित शाह की हो, राजनाथ सिंह की हो या फिर योगी आदित्यनाथ की हो, इन सारे लोगों की रैलियों में ये ऐसा नहीं है कि जिस जगह पर रैली होती है वहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता है। वो रैली उन जगहों पर करते हैं जहां एनडीए के दूसरे पार्टनर, सहयोगी पार्टनर की भी रैली होती है। ये कोऑर्डिनेशन है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधन का उपयोग करके जदयू के कैंडिडेट के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। ये तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस में, ये दोनों में बड़ी समस्या हो गई है। जहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहां पर कांग्रेस के दफ्तर बने हुए हैं, कांग्रेस के दफ्तर से चुनाव प्रचार के लिए लोग आगे जाते हैं और राजद के नेता कार्यकर्ता वो कहते हैं कि अगर हम अपने 500 लोगों को ये चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेजते हैं तो नाश्ता पानी का खर्च तो देना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्च कौन देगा, गाड़ियां लेकर जाएंगे उसका भाड़ा कौन देगा, कौन कांग्रेस के नेता के लिए राजद का नेता अपना पैसा खर्च करके चुनाव प्रचार करेगा। ये मैनेजमेंट जो हुई है ये दोनों पार्टियों के बीच कि कम से कम जहां पर आपके कैंडिडेट हैं वहां दूसरी पार्टी यानी राजद के कैंडिडेट हैं तो कांग्रेस के भी वहां के जो लोकल लीडरशिप है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो, उसको भी कुछ पैसे राजद की तरफ से दिया जाए ताकि वहां पर वो अपना खर्च निकाल सके। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, जिसके कारण आपस में इन लोगों में लग रहा है कि जहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं वहां राजद के दफ्तर में सन्नाटा है, वहां जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, देखेंगे 4 कुर्सियां लगी है, लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारा कैंडिडेट थोड़ी है, ये तो कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस अपने तरीके से समझे। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है जिसके कारण भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ जो ये धड़ाधड़ वादे किए जा रहे हैं, ये तरीका क्या है? जैसा राज जी ने कहा कि ये हर घर को नौकरी देंगे। कैसे दोगे सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी का एक प्रोसीजर है। ये सवाल उठ रहा है हर जगह बिहार में कि सरकारी नौकरी का तो एक प्रोसीजर है। तो आप या तो क्राइटेरिया बनाओगे कि जिस घर में पहले से नौकरी है उस घर का कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्या सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा? क्या आप ये कह सकते हो कि सरकारी नौकरी के लिए एक वैकेंसी निकली और उसमें कहा गया कि जिन घरों में पहले से नौकरी है उस परिवार के कोई व्यक्ति इस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? ये संभव नहीं है। अगर आप ये टारगेट करके कि उन घरों में नौकरी देने वाले हैं और उन घरों के लोग अप्लाई करें, हम उसको नौकरी देंगे, तो कैसे दोगे? कंपटीशन नहीं करवाओगे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दोगे, यानी पैसे लेकर जो नौकरी देने की व्यवस्थाएं इनकी सरकारों में थी वैसे ही आप पैसा दो नौकरी ले जाओ, पैसा दो नौकरी ले जाओ। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो किन लोगों को नौकरी मिलेगी? ये तो पता है कि यादवों को नौकरी मिलेगी, मुसलमानों को नौकरी मिलेगी। ये तेजस्वी यादव की पार्टी है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी पिछली बार लोकसभा चुनाव के बाद ये कहना शुरू कर दिए थे, मुस्लिम यादव को वोट जो हमें वोट नहीं देता उसका काम हम पर्सनल तौर पर नहीं करेंगे, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करे। वही स्थिति हो गई है। और ओवैसी तो बदला लेने की सोच रहा है, वो तो सीधे तौर पर चैलेंज ही कर दिया 4 का बदला 24 से। और ये बदला लेने के लिए जो सोच रहा है इसका मतलब है कि उन क्षेत्रों में, सीमांचल का क्षेत्र जो है वहां भी ओवैसी का इंपैक्ट दिख रहा है और प्रशांत किशोर का मुस्लिम कैंडिडेट, यादव कैंडिडेट, वो भी अपने इंपैक्ट दिखा रहे हैं इन महागठबंधन के क्षेत्रों में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को भी कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन जो माहौल बदले हैं उसमें महागठबंधन ये पिछले कई सालों के बाद ये बड़ी हार का सामना करने जा रही है। बिल्कुल, वो तस्वीर भी नजर आ रही है। लेकिन रैलियां चल रही हैं, बयानबाजी भी खूब हो रही है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है प्रचार करने का, लेकिन राहुल गांधी सारी मर्यादा को भूलकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप उनको नाचने के लिए बोलेंगे तो मंच पे नाच भी सकते हैं वोट के खातिर। ये किस तरह की बयानबाजी? देखिए, राहुल गांधी के साथ तो सबसे बड़ी समस्या भाषा में उनकी शालीनता नहीं है और उनके अंदर एक जो बौखलाहट है। कहते हैं आदमी बार बार हारने के बाद वो आदमी बौखला गया है और उससे कोई उम्मीद रखना। प्रधानमंत्री के बारे में तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है। वो चौकीदार चोर है से लेकर के आप तमाम देखेंगी, यहाँ तक कि इतना भी इस आदमी को ख्याल नहीं है कि प्रधानमंत्री उम्र में भी उनसे बड़े हैं। ये कई बार तुम तड़ाम की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। तो राहुल गांधी में तो खैर शालीनता नाम की वो चीज़ ही नहीं है
और उनके अंदर एक कटुता आ गई है प्रधानमंत्री को लेकर के, वो बार बार वो दिखती है और बिहार की जनता भी इसको देख रही है। मैं एक बात और कहूँगा आपको, ये जो कोऑर्डिनेशन की आपने बात कही कि इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हो नहीं सकता, इसलिए कि कोई खुश नहीं है। अरे भाई, गन पॉइंट पे तो तेजस्वी ने अपने आप को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करवा लिया, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी ना। और उसके बाद जब वो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो तेजस्वी ने बदला लिया, अब राहुल गांधी की फोटो ही नहीं थी वहां पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उसके बाद ये जो इनका मैनिफेस्टो आया उसमें भी छोटा सा फोटो ऊपर में लगा दिया है राहुल गांधी का, तो मन तो नहीं मिल रहा है ना इनके। कितना हंगामा खड़ा किया मुकेश सहनी ने कि भाई हमको डेप्यूटी सीएम बनाओ, उसके बाद जाकर के उनको डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर किया गया। उसके बाद अब जो मुसलमान है वो अलग हंगामा कर रहे हैं। बात क्या है, अब इसके उलट आप देखिए कि एनडीए में क्या हो रहा है। ये सीट शेयरिंग से लेकर के टिकट वितरण तक वो लोग पूरा एक कोहेसिव फोर्स रहे हैं, एक साथ मिल करके वो लड़ रहे हैं, तो जनता को भी तो ये दिख रहा है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन एक तो महागठबंधन में नहीं है, एनडीए में दूसरी तरफ पूरा कोऑर्डिनेशन है। और अभी देखिए एनडीए का मैनिफेस्टो भी आने वाला है, उसमें भी कंपैरिजन होगा। आप देखिएगा जिस तरह के वायदे ये लोग कर रहे हैं, देखिए कम से कम 20 साल में नीतीश कुमार ने जो काम किया है ना, वो लोगों को वहाँ दिख रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बिहार में महिला वोट बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, और महिलाओं का ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के, उसमें कानून व्यवस्था भी शामिल है, उसमें शराबबंदी भी शामिल है, उसमें जो 10,000 रुपये अभी दिए गए हैं, उसके अलावा जो जीविका दीदी हैं और जो केंद्र की जो लखपति दीदी हैं, तो महिला वोट इस बार एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और बाकी जो पोलराइजेशन है यादव और नॉन यादव का, वो तो अपनी जगह पे है ही। तो ओवरऑल आप देखिए कि इस बार, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थिति ऐसी बन रही है कि 2010 की तरह का एक माहौल बन रहा है, जहां पे एनडीए की जो पूरी सीटें हैं वो शायद 200 के भी ऊपर चली जाएं। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो एनडीए को मिल सकती है इस बार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एनडीए चुनावी प्रचार में जुटी है, तो वहीं आज चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार राहुल गांधी बिहार में नजर आए। प्रियंका वाड्रा भी कल बेगूसराय आएंगी, बछवाड़ा में उनकी सभा होनी है। साथ ही कल पीएम मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं, और इसी के साथ 2 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी पटना में एक विशाल रोड शो करेंगे। बीजेपी ने इस रोड शो के लिए रूट प्लान भी तैयार कर लिया है, पर महागठबंधन का प्रचार जिस अंदाज में चल रहा है वो महागठबंधन के लिए नहीं, एनडीए के लिए फायदा देता नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।